हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब तक यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं 2011 से 23 तक के, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। कहता है कि आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो कैसे होना चाहिए, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के लिए समान, देखो सभी विद्यार्थियों के लिए समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी की सीखने की गति अलग अलग होती है। केवल शब्द आ गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखो टैग वर्ड आ गया, बच्चों को सीखने के तरीके से संबंधित ना हो तो बिल्कुल ही गलत है। जब संबंधित ही नहीं हुई तो पढ़ा क्यों रहे आप लोग भैया, बच्चे के संबंधित ही होना चाहिए ना। तो आकलन, देखो मैंने 3 ऑप्शन ऐसे ही काट दिए, आप लोगों को भी ऐसे ही काटना है और तुरंत अपने आंसर तक पहुँच जाना है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित होना चाहिए, है ना। आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके समझने और सीखने की गति बहुत अधिक, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सीखने की गति बहुत धीमी, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था। तो अतः उनके आकलन का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक मानक बना लें और उससे करें, तो मानक में वही बच्चे उतर पाएंगे जो इस मानक के अनुसार होंगे, बाकी उससे ऊपर वाले और नीचे वाले तो हो ही नहीं पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने, बहुत ही अच्छा शब्द है, करने की प्रभावशाली तकनीक है। पाठ शब्द जिसे हम इसके फोल्डिंग बोलते हैं, किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। यानी कि अब ये होता क्या है इसके फोल्डिंग, बेटा इसमें क्या होता है, सहायता दी जाती है और सहायता भी बीच में दी जाती है। कैसे दी जाती है बेटा, सहायता जो होती है बीच में दी जाती है, और ये जो सहायता जो होती है कैसी होती है बेटा, अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी होती है। जबकि हमारा जो ZPD होता है इसमें भी सहायता दी जाती है बेटा। इसमें जो सहायता दी जाती है वो शुरू में दी जाती है, शुरुआत में दी जाती है, और इसके द्वारा जो सहायता दी जाती है वो कैसी होती है, स्थायी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर निर्देश देना, ऐसा इन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा है। इसके फोल्डिंग में गलत जवाबों पर दंडित करना, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं कहा है। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता के बारे में आपको बताना है। कहता है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। टैग वर्ड देखिए, आपको काट दीजिए। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल होती है बेटा भूमिका। कहता है कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, ऐसा नहीं है बेटा। तो अब कौन सा होगा कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। यानी कि बुद्धिमत्ता के संदर्भ में कथन यही वाला सही होगा। अब क्यों होगा सर, बता दीजिए। बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग हैं। उदाहरणतः ये समझे जैसे किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि अच्छी हो किंतु वो किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन न कर पा रहा हो, जबकि सामान्य बुद्धिलब्धि वाला बालक अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे अधिक युक्त प्रदर्शन करता है। होता नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन लिया है। आप सोचते हो सर ये वाला क्यों लिया है ना, ये वाला क्यों नहीं लिया, इसलिए ही लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है और इम्पॉर्टेंट भी है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की ये प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। आत्मसातकरण, समावेशन, प्रतीकात्मकता, वस्तु स्थायित्व या अस्थगित अनुकरण। देखो पियाजे ने 2 शब्द दिए हैं आपको, एक समावेशन यानी कि आत्मसातीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, असिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, असिमिलेशन बोलते हैं। एक दूसरा शब्द है बेटा आपका जिसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकोमोडेशन। ये 2 शब्द दिए हैं उसने, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला।
अब समझ लीजिए समावेशन, असिमिलेशन क्या होता है? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। यानी कि जब पुरानी जानकारी में हम नई जानकारी को जगह दे रहे हैं और कोई भी विरोध नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं समावेशन। यानी कि उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद गौरैया को भी शामिल कर लेना। लेकिन अकोमोडेशन होता है नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में क्या हो जाता है बेटा? विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बोलते हैं। बच्ची यही कह रही है कि अरे वाह इतना बड़ा कुत्ता, किसको देखकर बोल रही है? किसको देखकर बोल रही है? एक घोड़े को देखकर बोल रही है। ठीक है, तो आप सोचते हो सर यहाँ पे जानकारी में विरोध नहीं हुआ है, उसने 4 पैर वाला देखा था, अब भी 4 पैर वाला ही देखा है, तभी वो उसे कुत्ता बोल रहा है। यानी कि उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद गौरैया को भी शामिल कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? देखो, लेव वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों सब क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि भाषा जो है वाइगोत्स्की साहब कहते हैं भाषा जो है वो पहले है, जबकि विचार जो है बाद में है। इसका जस्ट अपोजिट पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे साहब कहते हैं कि विचार जो है वो पहले है, जबकि भाषा जो है वो क्या है? बाद में है। तो हमसे वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा है तो हम बताते हैं। कहता है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। बिल्कुल, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है और विचार को बाद में माना है, इसलिए भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। यानी कि विकास जोर भाषा पे दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, केवल अनुकरण द्वारा। देखो सिंपल सा साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है। देखो केवल नहीं होगा, केवल शब्द आ गया, अनुकरण करवाएंगे, लगातार अभ्यास नहीं करवाना है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं चल रही है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। अभी हमें सृजनात्मकता को सुसाध्य करना है तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज वैफल्य बेटा गणित से संबंधित है, आपका विकार है। गति नहीं, दूसरे के इरादों को समझना, संगीत नहीं, गणित संकल्पनों के अधिकार में। कई बार मैं बता चुका हूँ, देर नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? भेदभावात्मक का, अलगाव का। देखो भेदभाव करना, अलगाव अलग अलग कर देना, दोनों गलत है ना। साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन आपको होगा, पता है मुझे। देखो बेटा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यालयों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और शब्द जो है विकलांग इस्तेमाल नहीं किया गया है, दिव्यांगता इस्तेमाल किया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से बच्चों में हीन भावना पनपती नहीं है बेटा। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा आपका साम्यता पर आधारित होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप से, दृश्य रूप से, मौखिक रूप से या बहुल रूप से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो समावेशी कक्षा है, अगर शाब्दिक रूप से करेंगे, दृश्य रूप से करेंगे, मौखिक रूप से करेंगे, बहुल रूप से करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखो, एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अब कहो सर शाब्दिक से क्यों नहीं, मौखिक से क्यों नहीं, दृश्य से क्यों नहीं? बेटा इसमें सूचना को प्रत्येक तथा अधिकतम छात्रों के पास पहुंचाने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में अधिक बच्चों तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये होता है। अगर मैंने दृश्य में दे दिया आपको, तो जो कम देख पाते हैं उनको नुकसान, मौखिक में दे दी तो कुछ जो सुन पाते हैं उनको नुकसान, इसी तरीके से शाब्दिक में दे दी तो देख नहीं पाते हैं उनको नुकसान। इसलिए ऑप्शन हमारा डी बेहतर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुसाध्य किया गया, सुझाया गया है। कहता है व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 20 का। और अभी मैं आपको बता के आया हूँ समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में हर तरह का बच्चा एक ही कक्षा में बैठता है, सभी को शिक्षा दी जाती है, लेकिन कम बढ़ करके दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।